अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बहुत साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कुछ लोग देश में रहते हैं, खाते यहाँ का है लेकिन गाते कहीं और का है। हम बात कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला की। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, हमेशा विवादित बयान देते हैं, अक्सर भारत विरोधी बयान देते हैं। और अब उन्होंने क्या कहा है जरा आप भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि एलएसी पर जो इस समय तनाव बना हुआ है वो इसलिए है क्योंकि मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 हटा दिया था, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया था। फारूक अब्दुल्ला यही नहीं रुके, फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि हम चीन का समर्थन लेंगे और आर्टिकल 370 को बहाल करा लेंगे। अब सोचिए कितना देश विरोधी बयान है, राष्ट्र विरोधी बयान है। क्या चीन का समर्थन लेंगे आप? चीन का समर्थन लेके 370 बहाल कराने की आपने बात तो कर दी, ऐसी हिम्मत है क्या आप में सच में? ये एक ऐसा बयान है जिसपे हर भारतीय उद्वेलित हो सकता है, लेकिन हमें अपने कानून, हमारे जो संसदीय नियम है, हमारी जो संसदीय परंपराएं हैं, हमारा जो लोकतंत्र है उसका सम्मान करना है। हमारी संसद से जो कानून बन चुका है, हमारी संसद में जो फैसला हो चुका है, जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो चुके हैं, वही हमारे लिए सत्य होना चाहिए और उसका पालन प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग भड़काऊ बयान देते हैं, इस तरह के विवादित बयान देते हैं, इस तरह के देश विरोधी बयान देते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग मानवाधिकार की बात करते हैं, लेकिन अब सोचिए कि जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तब ऐसे बड़बोले नेताओं को, तब ऐसे देश विरोधी बयान देने वाले नेताओं को अगर नजरबंद नहीं किया गया होता, अगर हिरासत में नहीं रखा गया होता, तो ये कितने विषैले बयान देते और इनके विषैले बयानों से जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो बिगड़ सकती थी। तो अब ये फैसला जो कि इनको नजरबंद किया जाने का था वो कितना सटीक लगता है, कितना लगता है कि सामयिक फैसला था और कितना ठोस और सटीक फैसला था। ये चीजें सामने निकल कर आती हैं। आपको दिखाएंगे कि फारूक अब्दुल्ला ने क्या विवादित बयान दिया है। इसके अलावा बात करेंगे जम्मू कश्मीर के शोपिया के एक धार्मिक स्कूल की। ये जो धार्मिक स्कूल है ये अब सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ गया है, निगरानी में आ गया है, क्योंकि यहां पर और कोई शिक्षा नहीं, आतंकवाद की शिक्षा दी जा रही है। जो आतंकवादी एनकाउंटर में मारे जाते हैं उनका महिमा मंडन कराया जाता है और इस स्कूल के कई छात्र आतंकियों से संबंधित पाए गए हैं, उनके आतंकी लिंक पाए गए हैं। पूरी रिपोर्ट में आज सारा कच्चा चिट्ठा आपके समक्ष खोलकर रख देंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं भड़काऊ और विवादित बयान देने वाले फारूक अब्दुल्ला की। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को एक विवादित बयान देते हुए कहा कि एलएसी पर जो भी तनाव के हालात बने हैं उसका जिम्मेदार केंद्र का वो फैसला है जिसमें जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया था। इंडिया टुडे से एक बातचीत के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि चीन ने कभी भी अनुच्छेद 370 खत्म करने के फैसले का समर्थन नहीं किया है और हमें उम्मीद है कि इसको फिर से चीन की ही मदद से बहाल कराया जा सकेगा। इस बातचीत में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव की स्थितियों के लिए 370 को हटाए जाने का फैसला जिम्मेदार है, चीन इसे कभी स्वीकार नहीं करता। फारूक ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को 370 को हटाने का जो फैसला लिया गया उसे कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। चीन की तरफदारी करने के सवाल पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मैंने कभी चीनी राष्ट्रपति को भारत नहीं बुलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उन्हें भारत आमंत्रित करने वाले शख्स थे। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति को झूला झुलाया और चेन्नई में उन्हें खाना खिलाने भी ले गए। फारूक अब्दुल्ला ने यह शिकायत भी की कि उन्हें सांसद होने के बावजूद संसद के सत्र के दौरान जम्मू कश्मीर की समस्याओं पर बोलने का मौका नहीं दिया गया। इससे पहले 5 अक्टूबर को भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में शांति, विकास और आर्थिक प्रगति का उद्देश्य तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक केंद्र सरकार पिछले साल 5 अगस्त को लिए गए अपने सभी फैसलों को वापस नहीं ले लेती। उधर दक्षिण कश्मीर में शोपियां जिले के एक धार्मिक स्कूल के 13 छात्रों के आतंकी समूहों में शामिल होने का पता चलने के बाद यह स्कूल जांच एजेंसियों की पड़ताल के दायरे में आ गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इसी संस्थान से सज्जाद भट्ट ने पढ़ाई की थी।
जो फरवरी 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आत्मघाती हमले में आरोपी था। अधिकारियों के मुताबिक इस स्कूल में पढ़ने वाले छात्र मुख्य रूप से दक्षिण कश्मीर के कुलगाम, पुलवामा और अनंतनाग जिलों से हैं। खुफिया एजेंसियां इन क्षेत्रों को आतंकवाद के लिहाज से संवेदनशील तथा अनेक आतंकी समूहों में स्थानीय लोगों की भर्ती के केंद्र मानती हैं। अधिकारियों ने कहा कि इस स्कूल में उत्तर प्रदेश, केरल और तेलंगाना के बच्चे भी पढ़ते रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या पिछले साल अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद से लगभग नहीं के बराबर हो गई है। एक अधिकारी के मुताबिक स्कूल के अधिकतर छात्र और शिक्षक आतंक प्रभावित शोपिया और पुलवामा जिलों से आते हैं, इसलिए वहां आतंकवाद की विचारधारा पनप रही हो सकती है और इससे दूसरी जगहों से आए बच्चों पर भी असर होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि यह भी लगता है कि बाहर का माहौल, स्थानीय आबादी, आतंकवाद से संबंधित गतिविधियां तथा नियमित मुठभेड़ों में आतंकवादियों के मारे जाने से भी आतंकवाद की विचारधारा को बल मिलता है। पिछले साल 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। इस मामले की जांच के दौरान खुफिया एजेंसियों को पता चला कि हमले में इस्तेमाल वाहन के मालिक भट्ट ने शोपिया जिले के इसी धार्मिक शिक्षण संस्थान से पढ़ाई की थी। इसके आतंकवाद में लिप्त रहे छात्रों की फेहरिस्त में ताज़ा नाम जुबैरू नेंगरू का जुड़ा था। प्रतिबंधित अल बद्र आतंकी संगठन का तथा कथित कमांडर नेंगरू इस साल अगस्त में मारा गया था और वह भी यहीं का छात्र था। एक आंतरिक रिपोर्ट के अनुसार ऐसे कम से कम 13 सूचीबद्ध आतंकी और सैकड़ों ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो या तो इस संस्थान के छात्र हैं या पहले इसमें पढ़ चुके हैं। हाल ही में बारामूला का एक युवक लापता हो गया था जो छुट्टियां खत्म होने के बाद घर से स्कूल आ रहा था। बाद में पता चला कि वह आतंकी समूह का हिस्सा बन गया है। रिपोर्ट कहती है इन 13 आतंकवादियों में से ज़्यादातर शोपियां और पुलवामा के निवासी हैं। इस सूची में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी नजीम नजीर डार और एजाज अहमद पॉल के भी नाम हैं। पॉल की 4 अगस्त को शोपियां में एक मुठभेड़ में मौत हो गई थी। अधिकारियों का मानना है कि इस तरह के संस्थान हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, अल बद्र और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों में भर्ती के केंद्र हैं जहां मारे गए आतंकियों को नायक की तरह बताया जाता है। एक अधिकारी ने कहा, ये कारक छात्रों के दिमाग में गहरी छाप छोड़ते हैं और समाज तथा दोस्तों से प्रभावित होकर वे आतंकवाद की तरफ आते हैं। कई मामलों में पता चला है कि इस तरह के धार्मिक संस्थानों की शिक्षा छात्रों को आतंकी समूहों में शामिल होने के लिए उकसा रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कई छात्र सुरक्षा बलों पर पथराव, आंदोलन और कानून व्यवस्था के हालात बिगाड़ने में संलिप्त पाए गए हैं। इसमें कहा गया है ये छात्र आतंकवादियों के कृत्यों को महिमामंडित करते हुए सरकार के खिलाफ नफरत तथा अलगाववाद की विचारधारा का संदेश प्रसारित कर सकते हैं। अब देश के महानगरों में आपने कभी वो जो रेहड़ी पे पानी बेचते हैं, कभी पानी पिया आपने? 2 रुपए का एक गिलास होता है, तो मतलब यानी कि 2 रुपए से कम में तो आपका कुछ भी गुजारा होने का नहीं, आपको पानी भी नहीं मिलेगा 2 रुपए से कम अगर आपके पास है। लेकिन 1 रुपए में भरपेट खाना जरूर मिल रहा है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। आप भी सुनकर चौंक गए होंगे। आपको लिए चलते हैं दिल्ली के नांगलोई इलाके में भूत वाली कॉलोनी। यहाँ पर शाम रसोई चल रही है जहाँ पर 1 रुपया में भरपेट खाना मिल रहा है और वो कोई सामान्य, आप दिखाएंगे आपको थाली की कई सारे इसमें जो व्यंजन हैं, आपको देख कर हैरानी होगी कि यह 1 रुपए का खाना है क्या। और इसका जो लाभ है सर्वाधिक जो हमारे गरीब लोग हैं, जो श्रमिक लोग हैं, वो उठा रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं शाम रसोई। आप भी सुनकर और देखकर हैरान रह जाएंगे। जो इसके आयोजक हैं उनसे भी दिखाएंगे उन्होंने क्या कहा, और जो लोग वहां पर भोजन कर रहे हैं वो कैसे भोजन की तारीफ कर रहे हैं ये भी दिखाएंगे। आइए देखते हैं रिपोर्ट। ये इसके बाद जी ये हैप्पी है, ये सोयाबीन, ये पनीर की सब्जी है, ये सोयाबीन की सब्जी है सर, ये सर पंजाबी छोले हैं, ये सर हलवा है, अच्छा लग रहा था। 1 रुपये में कहाँ आजकल कुछ होता है सर। 1 रुपये में तो पानी भी नहीं मिलती बाजार में, 2 रुपये गिलास मिलता है।
यहाँ पे खाने आते हैं, खाना खाने? हाँ खाते हैं, आज भी आए हैं। तो कितने रुपए में खाना खाते हैं? 1 रुपए में खाना मिलता है यहाँ। अच्छा, थाली क्या क्या मिलता है थाली में? थाली में भरपेट मिलता है और ऐसा कुछ नहीं है। मैं 4 दिन से आ रहा हूँ लगातार। मतलब एक कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन जो आइटम बनी कल वो ही बने। हलवा भी मिल जाता है, चावल छोले भी मिल जाते हैं, कई बार कढ़ी चावल भी मिल जाते हैं, कई बार उसके अलावा पुलाव भी, वेज पुलाव बिरयानी भी मिल जाती है, पुलाव भी मिल जाता है। स्वाद बहुत बढ़िया है जी। डेली मैम यहाँ तो आते हैं 1000-1100 आदमी यहाँ आता है। बाकी बाहर रिक्शा जाती हैं, ई रिक्शा बाहर लगी हुई हैं, जैसे इंद्रलोक है, उद्योग नगर है, साईं मंदिर है, वह सब 1 रुपये में है। मैडम आप देखिए यहाँ पे लोग राशन लेके आ रहे हैं, कोई दाल ला रहा है, कोई चीनी ला रहा है, कोई चावल ला रहा है, कोई सूजी ला रहा है, सब सामान आ रहा है। और कुछ 1-1 रुपया पेटीएम से भी दान भी आ रहा है। मैं आपको मीडियम के माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो मतलब इनकम होता है इससे? मैम इनकम क्या होना है, जो है इसके अंदर लोगों का दान आ रहा है, जो 1-1 रुपये बट रहा है वो हमारे जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, हलवाई वगैरह काम कर रहे हैं, वो उनकी तनख्वाह निकल जाती है। काम कर रहे हैं? इस टाइम 6 बंदे काम कर रहे हैं।